वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो इसलिए क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली में मैथ्स का पार्ट है, लेकिन इसका यूज मैथ्स से ज्यादा फिजिक्स में होता है। आप यूं समझ लीजिए कि फिजिक्स की कल्पना भी इसके बिना करना अधूरा है। दिस इज द बोन्स ऑफ फिजिक्स। तो आज हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी 100% फीलिंग के साथ। क्योंकि जब आप फील करके पढ़ते हैं ना, तो आप कभी भूल नहीं पाते। जिस चीज को आप फील करते हैं, फिर चाहे वो गाना हो या फिर खाना हो या फिर पढ़ना हो, आप उसे लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो पढ़ाई को बोरिंग तरीके से नहीं, फील करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फील। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और इसका रोल फिजिक्स में क्या है। आखिर फिजिक्स में मैथ्स के ये पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या निकालते हैं इससे हम लोग, और अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। इसीलिए इस क्लास को आखिरी तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, तब जाकर आपको ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ आएगा। तो वो टॉपिक है व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन वो शादी ब्याह वाला नहीं, जो आप लोग बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी पार्टी और तमाम सारी फंक्शंस होते रहते हैं ना घरों में, तो वो वाली फंक्शन नहीं है। मैथ में भी एक फंक्शन होता है, जैसे आप लोग घर में फंक्शन होता है ना, ऐसे ही मैथ में भी फंक्शंस होते हैं। तो ये मैथ का फंक्शन है, तो इसके बाद बताएंगे आप लोग को डिफरेंशिएशन का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन किसे कहते हैं। अच्छा, क्लास 5th से 6th से आपने बहुत सारे इक्वेशंस पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आपने पढ़ा होगा y = 2x + 3। ठीक है, या फिर y = x² + 2। ठीक है, ऐसा टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये जो चीज है इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसमें आप कोई भी वैल्यू अपने मन से पुट कर सकते हैं। और दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो भी आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू यहां मिल जाएगी। तो इसी को कहते हैं फंक्शन। यहां पर इसको ऐसे पढ़िए, यहां पर जो y है इट इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फिर से देखिए, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है। हां, एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि आपको x की किसी भी वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू नहीं। अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए कोई वैल्यू आप डालें x की और y की सिर्फ एक वैल्यू निकले, तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन है। यहां पर y x का फंक्शन है। एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहां पर है v = 2t + 1। अब यहां देखो, यहां जो v है वो t का फंक्शन है। v इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, फिर से एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर है z = 2x + 1। अब देखो, यहां पर z जो है वो x का फंक्शन है, मतलब x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वहां पर आप कोई वैल्यू अपने मन से रखेंगे तो आपकी z की एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कहेंगे यहां पर z इज द फंक्शन ऑफ x। उसी तरह से जैसे मान लो एग्जांपल और लेते हैं, मैंने कहा कि z = 2y - y² + 1। ठीक है, अब क्या ये z y का फंक्शन है? हां, बिल्कुल हो सकता है। अगर इसका एक वैल्यू यानी y की किसी वैल्यू के लिए अगर z की एक यूनिक वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली ये फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं z इज द फंक्शन ऑफ y।
शर्त क्या है कि y की किसी भी वैल्यू के लिए z की वैल्यू पहले तो मिलनी चाहिए और वो भी यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम कहेंगे z इज द फंक्शन ऑफ y। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कहा जाता है ये y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको कैसे लिखा जाता है, दिस इज द, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब बताओ यहां क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ टी, यानी v t का फंक्शन है। उसी तरह से यहां क्या लिखेंगे हम लोग, z इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां पर z f का फंक्शन है। जैसे यहां देखिए z इज इक्वल टू एफ वाई, यानी यहां पर z y का फंक्शन है। तो सीधी सी बात है, y और x में एक रिलेशन होता है जहां पर x की किसी भी वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू मिलती है, तो हम कहते हैं कि जो y है वो x का फंक्शन है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जानने से पहले आप ये समझिए पहले कि हमारा मैथ्स क्या है। अब आप कहोगे सर फिजिक्स से मैथ का क्या लेना देना, बहुत लेना देना है। आप ये समझो कि अगर फिजिक्स बॉडी है तो मैथ्स आवाज है, यानी फिजिक्स के सारे एक्सप्रेशन को जो वो कहना चाहता है, जो हम तक पहुंचाना चाहता है, उसकी आवाज है, लैंग्वेज है मैथ्स। अगर मैथ्स ना होती तो हम फिजिक्स में जो भी फील करते हैं उसे बताते कैसे, हम कैसे बताते कि फोर्स कितना है, हम कैसे बताते कि वर्क कितना है, हम कैसे बताते कि यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसका एरिया कितना है। तो मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, इसीलिए पहले हम लोग फिजिक्स से पहले मैथ्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, बचपन से आप लोगों ने मैथ्स तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि जो आप मैथ्स की एक बुक पढ़ते हो ना, उसमें जितने चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर्स मैथ्स के अलग अलग ब्रांच से आए होते हैं। मतलब मैथ्स के कई सारे ब्रांच होते हैं, जैसे फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच होते हैं वैसे ही मैथ्स की बहुत सारे ब्रांच होते हैं, और हर ब्रांच से एक टॉपिक उठाकर आपको दे दिया जाता है, और सारे ब्रांच से एक एक टॉपिक उठाकर मैथ्स की एक बुक बना दी जाती है ताकि आप मैथ्स के सारे टॉपिक को समझ पाएं। ठीक है, तो क्लास 1 से लेकर और क्लास 10 तक हम लोगों ने जो मैथ्स पढ़े वो कौन कौन से मैथ्स पढ़े हैं। देखिए, यहां हम डिस्कस करने वाले हैं सम ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, अर्थमेटिक जो आपने बचपन में पढ़ा था, 1+2, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब क्या था, ये सब था अर्थमेटिक, जहां पे हम नंबर्स की बात कर रहे थे, जैसे log a हो गया, ठीक है, 2 की पावर 2 हो गया। तो ये सारे जो मैथ्स थी वो थी अर्थमेटिक, जिसमें हम नंबर्स वाला सिस्टम सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद आया अलजेब्रा, जो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया क्लास 6 से, जिसमें हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड करते थे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, √ a स्क्वायर। तो इन सारी चीज़ों को फाइंड जब करते थे हम लोग अननोन वैल्यू को, यानी वेरिएबल्स को, तो वो चीज़ें हमने डाल दी अलजेब्रा में से, यानी कि वो अलजेब्रा का पार्ट था। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, ये सारे जो पार्ट है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ये सारे पार्ट जो थे वो पार्ट थे अलजेब्रा के, जो हमने पढ़ा है। फिर हमने ज्योमेट्री पढ़ी है। ज्योमेट्री में जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया, सर्कल हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह हमने स्टडी किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमने स्टडी की है। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें भी हम लोगों ने बहुत सारी बचपन से पढ़ रखी है। ठीक है, अब इसको तो स्किप करते हैं, यहाँ पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्ट हुई है क्लास 10 से। जैसे हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 30 वाली कितनी होती है, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह पढ़ा हमने। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा, यानी देखा है, पढ़ा है, सॉल्व किया है। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डाटा कुछ दिया होता था, उसका मीन निकालते थे, फिर उसका हम लोग मीडियन निकालते थे, मोड निकालते थे, और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने बहुत पढ़ी है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये 5 मैथ्स की ब्रांचेज जो हैं वो हमने थोड़े बहुत पढ़े हैं, कुछ टॉपिक्स हमने इसके पढ़े हैं।
अर्थमेटिक पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी पढ़ी है। लेकिन ये जो कैलकुलस है ये क्रांति है। ये जो मैथ्स का पार्ट है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पार्ट कैलकुलस जब नहीं था तो मैथ्स और साइंस की दुनिया बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग। और कैलकुलस के आने के बाद सडनली ये दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई। आज की दुनिया कैलकुलस बेस्ड है। अब आप कहोगे कि ये क्या मतलब हुआ? देखिए समझो, आपने क्या किया था पहले? आपने किया था 2 + 3 = कितना होता है? 5। 2 + 3 = 5। यहां पर 2 एक नंबर है, 3 एक ऑपरेशन है और 2 में 3 ऐड किया तो 5 रिजल्ट मिल गया हम लोगों को। देखो यहां पे 2 नंबर है वो स्टैटिक है, रेस्ट में है। 3 नंबर भी क्या है? स्टैटिक है, रेस्ट में है। यानी हमने 2 रेस्ट नंबर्स का ऑपरेशन किया है। 2 + 3 = 5। ठीक, उस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मैथ्स हमने पढ़ी थी, इन सारी मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, ये सारी मैथ स्टैटिक मैथ्स थी, रेस्ट वाली मैथ्स थी। यहां पर चीजें स्टैटिक थी और हम कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आई जब न्यूटन ने यह सोचा कि पूरी यूनिवर्स में एवरीथिंग, चाहे वो सेल हो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे सा छोटा चीज और बड़े से बड़ा स्टार एंड गैलेक्सी, ये सब के सब मूव करते हैं। मतलब एवरीथिंग इज मूविंग इन द यूनिवर्स। हमारे आसपास हर चीजें मूव कर रही है और हम क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिक। मतलब फिजिक्स में या मैथ्स में जो भी कुछ पढ़ रहे थे वो सब कुछ रेस्ट समझ के पढ़ रहे थे। लेकिन एक्चुअल में क्या था? सब कुछ मोशन में था। अर्थ सन का चक्कर लगाती है, सन अपना मिल्की वे का चक्कर लगाता है, हमारा मिल्की वे भी किसी का चक्कर लगाता है, ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, और अर्थ का चक्कर मून लगाता है। मतलब सब कुछ एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान है, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज इन मोशन। तो ऐसे समय अगर हमें किसी की वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, हमें किसी का चेंज निकालना हो, जो बॉडी मूव कर रही है, हमें उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टार की डिस्टेंस चाहिए, स्टार भाई स्टार गैलेक्सी के साथ है और गैलेक्सी मूव कर रही है, स्टार भी मूव कर रहा है, तो स्टार मूव कर रहा है, गैलेक्सी मूव कर रही है, साथ में हम जहां ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी मूव कर रहा है। तो हम कैसे इन सारे मूविंग फ्रेम्स पे बैठकर स्टैटिक मैथ की कल्पना कर सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि उस जमाने की मैथ्स कैसी थी। अगर कैलकुलस ना होता तो हम ना स्पीड के बारे में जानकारी होती, ना एक्सेलरेशन के बारे में। हम नहीं वहां बता पाते कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए न्यूटन ने कैलकुलस की खोज की थी। बेसिकली कैलकुलस की खोज जो हुई थी वो फिजिक्स के लिए हुई थी। न्यूटन ने अपने हिसाब से फिजिक्स के लिए कैलकुलस का जन्म किया, लेकिन बाद में इसे कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर मैथ्स में कन्वर्ट किया और इसे मैथ्स के बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी चीजें मैथ्स में उन्होंने किया। तो आप समझ गए होंगे कि कैलकुलस हमारे लिए क्यों जरूरी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलस में 2 बेसिक चीजें हैं, इन 2 बेसिक ब्रांचेस हैं। वैसे तो 3 ब्रांचेस होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 ब्रांचेस की, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। एक और कैलकुलस होता है वेक्टर कैलकुलस, जिसकी हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रल्स फाइंड करते हैं। सिंपल, फिर समझिए। कैलकुलस के 2 ब्रांच कौन कौन से? एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करते हैं हम लोग? डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रल फाइंड करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन। ये क्या होता है अभी हम बता रहे हैं थोड़ी देर बाद। पहले ये समझिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, जैसे एडिशन क्या है, एडिशन भी एक प्रोसेस है ऐड करने का। उसी तरह से डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस क्या करने का?
टू फाइंड डेरिवेटिव्स। हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव्स फाइंड करना है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको ध्यान दें कि ये है डिफरेंशिएशन। ठीक उसी तरह से द प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, यहां एक बात और समझने वाली बात है, डिफरेंशिएशन का जस्ट एंटी होता है इंटीग्रेशन। ऐसे समझिए, अगर एक सिक्का है तो उसका दो सिरे होंगे, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आज यहां दिन है तो हमेशा दिन ही रहेगा, ऐसा नहीं है। दिन है तो रात होगी, खुशी है तो गम होगा, दुख है तो सुख है, तो ये सब लगा रहता है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। उसी तरह से डिफरेंशिएशन का दूसरा पहलू है इंटीग्रेशन। जिस प्रोसेस से हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, इसके उल्टे प्रोसेस से हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि द प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इट इज एंटी डेरिवेटिव्स या फिर इट इज एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए, इंटीग्रल्स जो हम फाइंड करते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, पहला डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। फिर देखिए, जो हम लोग इंटीग्रल फाइंड करते हैं वो दो तरह का होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। आइए फिर से हम इस चीज को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मैथ्स के यहां पर 6 ब्रांच लिखे हुए हैं, जिसमें से 5 ब्रांच आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है क्लास 10 से पहले, लेकिन कैलकुलस नाम का जो ब्रांच है वो हम लोगों ने नया पढ़ना शुरू किया है क्लास 11 से। और ये जो पार्ट है वो फिजिक्स में भी है और मैथ्स में भी है, ठीक है। कैलकुलस का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि कैलकुलस स्टडी करता है मूविंग चीजों का, किसी भी चीज की चेंज का, कि वो चेंज कैसे हुआ। हमने एक क्वांटिटी में चेंज की, दूसरा क्वांटिटी कैसे चेंज हो गया। तो वी ऑब्जर्व टू चेंज अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो हम एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, किस मैथ्स में? कैलकुलस मैथ्स में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स। इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है? हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है? हम लोग इंटीग्रल फाइंड करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल जो डेरिवेटिव्स होता है वो फंडामेंटल टूल्स होता है। मतलब जैसे कि फंडामेंटल टूल्स आप मान लीजिए कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब फंडामेंटल टूल्स हैं अर्थमेटिक के, उसी तरह से जो डेरिवेटिव्स होता है वो फंडामेंटल टूल्स है कैलकुलस का। मतलब कैलकुलस का ABCD है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स से ही सब कुछ कैलकुलस में स्टार्ट होता है, ठीक। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेरिवेटिव्स क्या होता है और इसका यूज क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं। तो सब कुछ जानेंगे हम लोग अब आगे। इसलिए इस क्लास को आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत करिए। अगर आप पूरे क्लास को अच्छे से देखेंगे, फील करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो और आ जाते हैं फिजिक्स में, यानी इस डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ये एक पॉइंट है, ये एक हमारे पास बॉडी है जिसको हमने ए बोला है, और ये बॉडी 100 मीटर चलने के बाद यहाँ पहुँच जाती है और टाइम लेती है 10 सेकेंड। तो यू कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 100/10, दैट इज कॉल्ड 10 मीटर पर सेकेंड। ये आया हमारा वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी। अब कोई कहे कि नहीं, मुझे पर्टिकुलर इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर या पॉइंट पी पर आप बताओ कितनी वेलोसिटी होगी। कैसे बताएंगे? कि वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए? 2 पॉइंट। यहां पॉइंट क्या है? सिर्फ 1 पॉइंट। तो कैसे बताएंगे हम कि वेलोसिटी कितनी होगी?
तो बहुत सिंपल, न्यूटन ने कहा बहुत सिंपल है। आप कल्पना करो कि इसके बगल में ही एक पॉइंट है, इतना क्लोज है, ये इतना क्लोज है कि टेंस टू 0 है। अब आसान हो गया, चलिए डेल्टा एस हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना, डेल्टा टी। और हमने क्या बोला, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम टाइम डेल्टा टी टेंस टू 0 के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। इसी को बोला जाता है dx बाई dt। और ये मिलता है हम लोग को वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है, डिस्टेंस जो चेंज हुआ है वो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी 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 शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, टेंस टू 0। इस मेथड से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। वेलोसिटी निकल गई, एक्सेलरेशन निकल गया, वर्क निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, पोटेंशियल निकला, बहुत सारी चीज़ें। फिजिक्स अगर मतलब ये ना होता तो फिजिक्स ना होता, एक तरह समझ लीजिए। तो एक मूविंग चीज़ का हम बैठे बैठे निकाल सकते हैं कि क्या उसकी वेलोसिटी है, क्या उसका एक्सेलरेशन है, उसने कितना वर्क किया, उसकी एनर्जी कितनी है, कितना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो हो रही है, कितना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। और कैलकुलस में किससे, डिफरेंशिएशन से। तो dy by dx इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर टाइम पर आप देख रहे हो, तो dy by dx इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज dy by dx, तो आप क्या बताओगे, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन dy by dx। इसके सिंबल बहुत सारे हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको सिंबल कौन से हैं इसके। देखिए सिंबल बहुत सारे हैं। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहां पे fx है और fx लिखा है यहां पर 2x माइनस 3, ये है fx। ठीक है, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर सिंबल dfx अपॉन dx। मैंने fx इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकाला है, डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x। देखिए इसका मतलब वही हुआ। तो ये लिखने के तरीके हैं, डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका है। मैंने कहा कि अगर fx एक फंक्शन है, fx इज अ फंक्शन, अगर fx इज अ फंक्शन देन f डैश x इज अ डेरिवेटिव्स ऑफ fx। अगर fx एक फंक्शन है तो f डैश x fx का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, या फिर अगर fx एक फंक्शन है तो dfx अपॉन dx इसका डेरिवेटिव्स है। तो ये लिखने का एक तरीका हुआ डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूं। मैथ के एक पार्ट है कैलकुलस, जहां पर हम मूविंग चीज़ों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके चेंज को स्टडी करते हैं। उस कैलकुलस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल कैलकुलस में दो चीज़ें फाइंड करते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल्स और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेशन का एंटी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव्स, अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स इज द रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। जिस वेरिएबल पर वो फंक्शन डिपेंड करता है, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उसका चेंज देखते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज, एकदम पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा, इसका सिंबल हम लोग ये लिख लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और ये है कुछ फॉर्मूले, यानी इस फॉर्मूले से हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। अगर मैथ्स है तो फॉर्मूला होगा, हर चीज़ का अपना एक फॉर्मूला होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 2ab, इस तरह हर मैथ्स का अपना फॉर्मूला होता है। तो ये जो मैथ्स हमारा है डिफरेंशिएशन, इसका भी फॉर्मूले दिए हैं। लेट्स फील इट कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, मतलब सपोज करिए कि अगर हमने कहा y इज इक्वल टू 2 है, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा यहां पर कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे कह सकते हो आप d बाई डी एक्स ऑफ y इज कॉल्ड 0, या फिर आप कह सकते हो कि f डैश x इक्वल टू 0। ये सब लिखने के अपने अलग अलग तरीके हैं। अगर मैंने कहा एक कांस्टेंट फंक्शन का हम अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डेरिवेटिव्स करते हैं, तो वो आता है 0, जैसे फॉर्मूला से, कि मैथ्स का पार्ट है तो मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे कि क्यों 0 होता है, इसका पूरा डिफरेंशिएशन है, सॉरी डेरिवेशन इसका सारा कुछ है, हम लोग पढ़ेंगे, मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे। आप लोग को सिर्फ इतना जानना है कि ये फॉर्मूला फिजिक्स में कैसे अप्लाई होता है और इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले पर, और वो फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ के डॉट यू इज इक्वल टू के डी यू बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, अगर मैंने माना कि u इज इक्वल टू 2 और x है, 2x, ठीक है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, यानी कि x के रेस्पेक्ट में d बाई डी एक्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, ये जिससे कोफिशिएंट, और लिखेंगे यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ x। इट इज द मेथड। जैसे मैंने लिखा यहां पर इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, व्हाट अबाउट दैट, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 3, और यहां लिखेंगे हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5। इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन कि हम डिफरेंशिएशन को कैसे दिखाएंगे। अभी कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। ये ऐसे दिखाएंगे हम लोग, जब कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव 0 होता है, जब किसी वेरिएबल के साथ उसका कोफिशिएंट हो तो कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, वो बाहर हो जाता है, और हम लोग सिर्फ वेरिएबल का इंटीग्रेशन ही करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर प्लस में हो, जैसे यहाँ प्लस में था, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो व्हाट अबाउट दैट, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, a बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, और प्लस c का 0 हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ c, वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये एक तरीका होता है जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन को निकालते हैं। उसी तरह अगर हम इनटू की बात कर लेते हैं, अगर इनटू देखा जाए तो व्हाट अबाउट इनटू, इनटू देख लेते हैं हम लोग यहां पर। जैसे मान लो दो फंक्शन हमारे पास है यहां पर, y इज इक्वल टू एक्स, और यहां पर है हमारे पास समझ लेते हैं यहां पर है sin x, और हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। सो व्हाट अबाउट दैट, d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ y हो जाएगा x, देखिए यहां लिखा हुआ कहां गया ये, x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन sin x प्लस sin x d बाई डी एक्स ऑफ cos x। मतलब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल होता है जब हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव्स, फिर सेकेंड फंक्शन लिख देंगे वहां पर, प्लस सेकेंड फंक्शन और मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव्स। इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी तरह इंटू का है, इसे डिवाइड का है, सारे रूल्स दिए हुए हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, ठीक है। यहां पे n क्या है, यहां पे n है 6। तो व्हाट अबाउट दैट f डैश x, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6 यानी n, फिर x और n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 5, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको हम लोग इस तरह से, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। एक एग्जांपल लिया मैंने, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक। तो व्हाट अबाउट दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब देखिए यहां पर 3 टर्म हैं, पहले टर्म में एक्स स्क्वायर है, दूसरे में एक्स है, तीसरे में कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। अब इसको देखते हैं, 2 हो गया यहां पर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि ये आ गया 2 बाहर और x और पावर हो जाएगा 2 माइनस 1, n x पर n माइनस 1, x पर n कितना होता है n x पर n माइनस 1, उस तरह प्लस 3, और अब हो जाएगा x पे n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, कितना आंसर आ गया 2 2 जा 4, तो यहां पे हो जाएगा 4 x की पावर 1 प्लस 3 x की पावर 0 और प्लस 0, कितना आंसर आया 4x प्लस 3। तो ये हुआ d बाई डी एक्स ऑफ वाई, d बाई डी एक्स ऑफ वाई 4x प्लस 3। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं सर हम लोग, और भी क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं। ये हमने y इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 3 हमें निकालना है डेरिवेटिव्स। मैंने कहा d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 माइनस 2 d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस 5 प्लस 5 डी वाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 का डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और n 5 है तो 5 हो गया, x की पावर n माइनस 1, सो 5 माइनस 1 माइनस 2 x की पावर 3 माइनस 1 और प्लस 5 x की पावर 0 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 0। आंसर मिल गया हम लोग कितना 15x की पावर 4 माइनस 4x यहां 3 लिखना भूल गया, 3 मिलेगा यहां पर, हाँ ये हो जाएगा यहां पर, एक मिनट, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 x की पावर 2 प्लस 5 प्लस 0। तो हमें डिफरेंशिएशन मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिंपली 15x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन निकालना बहुत आसान है। अब देखिएगा फिजिक्स में कैसे निकालते हैं इसको, अगर मुझे इसको फिजिक्स में लेना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये है डिस्प्लेसमेंट। हमें निकालना है वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा हमें वेलोसिटी में मिल जाएगा यहाँ वेलोसिटी। जैसे ही हम डिस्टेंस का यानी डिस्प्लेसमेंट का चेंज देखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या देगा हम लोग को वेलोसिटी देगा एट अ पर्टिकुलर टाइम पर। तो यहाँ dx बाई डी टी इक्वल टू वी हो गया, सॉल्व करेंगे 3 d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 5
डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी टी ऑफ 2 और इसका हो जाएगा 0। तो कितना आंसर आ गया यहां पर? यहां आंसर आ गया हमारे पास v जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 3 जा 9 टी स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 टी, यहां कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 0। तो ये मिल गया हम लोग को वेलोसिटी जो फंक्शन है टाइम का। अगर x टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे चेंज होगा तो वेलोसिटी टाइम रेस्पेक्ट में ऐसे चेंज होगा, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर निकालना एक्सेलरेशन तो वो हो जाएगा dv बाई dt, मतलब वेलोसिटी का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में। फिर समझिए, डिस्प्लेसमेंट का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में देता है वेलोसिटी, उसी तरह वेलोसिटी का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में देता है एक्सेलरेशन। तो इसी से फिर से डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा 9 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 10 डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 2। 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। सो यह मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9 2 जा 18 टी प्लस 10, ये मिला एक्सेलरेशन। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है, यहां पर वेलोसिटी भी वेरिएबल है और यहां पर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द जर्नी इतनी वेलोसिटी है या इतनी एक्सेलरेशन है, यहां डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रहा है टाइम रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी वेरी कर रहा है टाइम रिस्पेक्ट में और एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं निकालने के लिए फिजिक्स में। कुछ और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास दिया हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t माइनस 3, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। मतलब हमने क्या किया, हमने इस v को, देखिए यहां पर v इज अ फंक्शन ऑफ t, v t के साथ वेरी कर रहा है, t जैसे जैसे बढ़ेगा v बढ़ेगा, t घटेगा v घटेगा, मतलब t का चेंज हो रहा है v में, v डिपेंड करता है टाइम पर। तो हमने क्या किया, v को चेंज किया टाइम रिस्पेक्ट में, यानी डेरिवेटिव निकाला मैंने v का टाइम रिस्पेक्ट में। क्या मिला हम लोगों को, मिल जाएगा 2 डी बाई डी टी ऑफ t माइनस डी बाई डी टी ऑफ 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 और इसका डेरिवेटिव होता है यहां 1 और माइनस 3, 0 हो जाएगा यहां पर। सो आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि यहां वेलोसिटी तो वेरिएबल है टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज अगर दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होती है तो हम उसका आसानी से डेरिवेटिव्स निकाल के आइडिया लगा सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्टंट पर कितना चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम पर कितना चेंज हो रही है, जो हमें देगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अब आ गया है अपने सेकेंड लास्ट स्टेज पर, और वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन से पहले फिर से रिवाइज कर दूं, डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा हमने, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है किसी भी एक फंक्शन का चेंज दूसरे फंक्शन, सॉरी, किसी भी एक फंक्शन का चेंज उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जिसमें वो फंक्शन डिपेंड करता है उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उस फंक्शन का चेंज पढ़ते हैं, उसे कहते हैं डेरिवेटिव्स। और प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, उस फॉर्मूले का अप्लाई करके हम लोग आसानी से डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। नाउ इंटीग्रेशन, इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है और इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन यूज क्यों किया मैंने, चेंज निकालने के लिए, किसी भी चीज का चेंज दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मैंने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया था। हमें वेलोसिटी देखनी थी कि कितनी चेंज होती है टाइम रिस्पेक्ट में, तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। हमें देखना था डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज होता है टाइम रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने डेरिवेटिव कर दिया, निकल गया वेलोसिटी। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या फाइंड करेंगे और इससे हम लोग क्या सीखते हैं। तो इंटीग्रेशन क्यों होता है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन
दो चीज़ों के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। पहला, इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स हो, अगर वो गिवन हो तो वो फंक्शन क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव्स पता हो तो फंक्शन निकालने के, मतलब अगर हमें किसी का चेंज पता हो तो वो चेंज किस चीज़ का है, अगर वो निकालना हो हमको तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेशन। पहला तो बात ये समझ लीजिए आप लोग कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं। पहली चीज़, जब हम किसी चीज़ का चेंज तो पता है, हाँ ये मून चेंज हो रहा है, सन की स्पीड इस तरह से है, सन का ट्रेजेक्टरी इस तरह से है, सन की वेलोसिटी इस तरह से है, हम चेंज देख रहे हैं। वो चेंज किस फंक्शन का है, अगर मुझे उल्टा वापस आना हो तो हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन का। एंटी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का उल्टा, फंक्शन पता हो तो हम इसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। लेकिन अगर डेरिवेटिव्स पता हो, चेंज पता हो हमें और फंक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा क्या इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन का, बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, बहुत ही अच्छा, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये बताइए ये क्या है, ये क्या है, फिर दिख रहा, समझ में आ रहा है, फिर से देख लो क्या है, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। हाँ बताओ ये क्या है, एक स्क्वायर है, फिर से देख लीजिए एक बार। ये क्या है, सर्कल है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, ये है हमारा इलिप्स। ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये हमारा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हुआ, इलिप्स हुआ, सर्कल हुआ, ट्रायंगल हुआ, इसी तरह से बहुत सारे शेप हो सकते हैं, सिलेंडर शेप हो गया। इन सारे शेप का अगर हमें एरिया निकालना हो तो हमें फार्मूला पता होता है, हम निकाल लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का। पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा सर्कल का। 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा स्फीयर का। वॉल्यूम निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे स्फीयर का। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी डेफिनिट शेप का एरिया। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसे एरिया निकालना हो जिसका शेप हमें पता ही ना हो, मतलब इस तरह से देखिए, अगर हमें इसका निकालना हो एरिया, सपोज करो कि ये हमारे पास है और कोई कह दे भैया इसका एरिया निकालो, कैसे निकालेंगे, ये तो ना सर्कल है ना ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो कोई अजीब सा शेप है। हम कहें नहीं हमको इसका एरिया निकाल के दो, इसका एरिया निकाल के दो, कैसे निकालेंगे, ये तो शेप अजीब सा है। तो इस तरह के शेप का एरिया निकालने के लिए डेफिनिट इंटीग्रल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे आप लोग कि इंटीग्रेशन क्यों और किस तरह यूज किया जाता है। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डिफरेंट इंटीग्रल्स और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब आपको पता होता है डेरिवेटिव्स और आप निकालते हैं वो फंक्शन उल्टा स्टेप करके। दूसरा, हमें निकालना होता है किसी भी बाउंडेड शेप का रीजन, सॉरी एरिया, किसी भी बाउंडेड शेप का एरिया निकालना होता है। वो किसी तरह से बाउंडेड हो सकता है, वैसे ही बाउंडेड हो सकता है, आप सर्कल को निकाल सकते हो, ट्रायंगल निकाल सकते हो, किसी भी शेप का एरिया अगर आपको निकालना होता है तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए यहां देखिए, यहां पर एक ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये ग्राफ देखिए, तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ देख रहे हो आप, ये ग्राफ का मुझे एरिया निकालना है इससे और इससे बाउंडेड, मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करेंगे, जबकि मुझे नहीं पता है कि ये शेप कौन सा है, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, मुझे कोई शेप नहीं पता, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक बहुत ही पतली सी पट्टी ले ली। पट्टी का मतलब हो गया बहुत पतला सा स्लाइड ले लिया मैंने, इतना पतला कि ये जो लेंथ आप देख रहे हो, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बिल्कुल सेम होगी, एकदम बहुत ही पतला, ये दोनों लेंथ आपस में सेम होगी। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में हाइट सेम होगी, और इसको मैंने बोला कि ये है dx, इट इज कॉल्ड dx, और ये क्या है, ये है fx, दिस इज fx, दिस इज dx। तो व्हाट अबाउट एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ये क्या बन गया, ये बन गया एक तरह से रेक्टेंगल। देखो
ये बन गया रेक्टेंगल, ये है इसकी ब्रेथ और ये इसकी लेंथ। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो व्हाट अबाउट द एरिया? तो एरिया हमारे पास हो जाएगा, यहां पे देखिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, ये हमारे पास है एरिया। इस एरिया को हम फाइंड करना चाहते हैं कहां से कहां तक। अगर मान लेते हैं ये ए है और यहां से लेकर ये बी है, तो हम ए से बी तक, मतलब ये वाली जो लाइन है वो ए पे होगी और ये लाइन बी पे होगी, तो सारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे पट्टियों को हम जोड़ेंगे। देखो, एक पट्टी ये हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया इस तरह से, फिर ये चौथा हो गया इस तरह से। इन सारे पट्टियों को जब जोड़ते चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। मतलब एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, इस तरह से हम सारे रेक्टेंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने एक पट्टी यानी एक स्लाइड की एरिया लिखा है और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, दिस कॉल्ड एफ एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। एरिया इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, हमें एरिया मिल जाएगा। एफ एक्स का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे हमें एरिया मिल जाएगा ए से बी तक। ठीक है, चलिए तो दिखाई गया, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन देन एफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। एंटी मतलब अगर हमें एफ डैश एक्स पता है तो उसका उल्टा यानी एफ एक्स हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, यहां लिखा फॉर्मूला, ये देखिए, एरिया ऑफ पी क्यू एम एल। अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है पी क्यू एम एल का, तो क्या करेंगे हम लोग? ए से बी एफ एक्स डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ एक स्लाइड का, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इसमें ऐड कर, सारे पट्टियों को ऐड कर देंगे। कहां से कहां तक? ए से बी तक के जितने पट्टियां हैं, जितने रेक्टेंगल हैं, उन सारे रेक्टेंगल को ऐड कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है? हम लोग बाउंडेड शेप का एरिया निकालते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन करने का रूल क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, यहां देखिए, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है एफ एक्स प्लस सी। ठीक, जस्ट उल्टा रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, एक फॉर्मूला हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपकी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इस फॉर्मूले को आपको एकदम ढंग समझ लेना है। एक्स की पावर एन का क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू हमारे पास है, y इज इक्वल टू सपोज कर लिए हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3 और हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो या एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है x की पावर 6 का तो कैसे निकालेंगे? ये dx, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ये dx क्या है। dx ये बताता है कि हम ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों इसी बेस पे हैं कि हम किसी न किसी का चेंज किसी न किसी के रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर x का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं dx यानी x के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x की पावर n प्लस वन, x की पावर हो जाएगा 6 प्लस 1, नीचे हो जाएगा n प्लस 1, मतलब 6 प्लस 1 और प्लस c को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट। सो ये मिल जाएगा हमें x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। वेरी सिंपल। चलिए एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। लेट वन मोर एग्जांपल। चलिए हमने दूसरा एग्जांपल लिया और हमने कहा यहां पर
कि चलिए हमने ले लिया अब इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 3। कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल है, यहां 2 बाहर ले लेंगे और x की पावर 3 कर देंगे इस तरह से। 2 बाहर, जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, 2 बाहर x की पावर 3, और यहां पर dx लिखना बहुत जरूरी है ताकि समझ में आएगा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। 2 हो गया x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, दैट इंप्लाइज 2x की पावर 4 अपॉन 4। तो 2 कट जाएगा यहाँ से और हमें मिल जाएगा यहाँ पर आंसर x की पावर 4 अपॉन 2 प्लस c। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। वन मोर एग्जांपल प्लीज। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग करना है, मान लीजिए कि 1 अपॉन x का, तो 1 अपॉन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है log x। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। देखो d/dx ऑफ log x ये होता है 1 अपॉन x। तो उसी तरह से 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। जैसे sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ठीक है। तो हमें माइनस cos x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें sin x, जस्ट अपोजिट। वेरी सिंपल। जब भी हम लोग निकालते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो ये आपस में अपोजिट होते हैं। अगर ऐसे समझ लेते हैं और तरीके से समझते हैं, वन मोर तरीका। जैसे देखिए sin x का, सॉरी 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, ठीक है। जैसे फिर से बता दूं मैं आपको, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log x। इट इज द प्रोसेस। एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब आते हैं अपने इस वाले फॉर्मूले पे। बता दिया मैंने आप लोगों को, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला हम लोग समझेंगे जिसका यूज बहुत ज्यादा है इंटीग्रेशन, सॉरी फिजिक्स में। तो फिजिक्स में ये फॉर्मूला किस तरह से इंपॉर्टेंट है, लेट्स चेकआउट। हम लोग करते हैं इसको समझने की कोशिश। देखिए अब यहां पर दिया हुआ है -1 और यहां दिया है 3, ठीक है। और हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन x, या फिर ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग x की पावर 6, इसे इंटीग्रेट करना है -1 से लेकर 3 तक। तो कैसे करेंगे हम लोग? फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पहले। सो ये हो जाएगा x की पावर 6 + 1 अपॉन 6 + 1, और ये हो गया -1 से लेकर 3 तक चला गया। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, इज कॉल्ड अपर लिमिट। यानी ये जो हम निकालने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, उसका दायरा कहां से कहां तक है, कितने दायरे तक हम इस चीजों को जोड़ रहे हैं, सम कर रहे हैं। ये है हमारा -1 से लेकर 3 तक। तो ये हो जाएगा x की पावर 7 अपॉन 7, और ये हमने लगा दिया -1 से लेकर 3 तक। नाउ व्हाट अबाउट दैट, 1/7 बाहर हो जाएगा और मिल जाएगा हमें 3 की पावर 7 माइनस 3 की पावर -1। ये हुआ हमारा आंसर। इसे और भी सिंप्लाई कर सकते हैं आप चाहेंगे तो 1 अपॉन करके। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, और दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं
तो प्लस सी नहीं लगाते हैं। वहां पे हम लोग सीधा सीधा, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो फंक्शन है उसे हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो हमें फिक्स पता होता है, इसलिए हम सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सी कब करते हैं? जब हमें पता नहीं होता है कि ये फंक्शन का दायरा कहां से कहां तक है, तब वहां पे हम सी का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, ये 12th के बच्चे पढ़ेंगे, जब वो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि सी का यूज क्या होता है। फिलहाल जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रल करें, यानी उसमें साइन न दिया हो, उसका लिमिट न दिया हो, तो आपको प्लस सी लगाना जरूरी है। और जब आपको लिमिट दिया हो तो वहां पर सी नहीं लगाएं, क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाता है, तो इसलिए वहां पर सी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, 5 बेसिक फॉर्मूला। इस 5 बेसिक फॉर्मूले से आप आसानी से फिजिक्स के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो जो फॉर्मूले मैंने डिफरेंशिएशन बताए हैं, इंटीग्रेशन बताए हैं, इतना ही फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होता है फिजिक्स में। और बाकी ये तो पूरा का पूरा चैप्टर है, यानी पूरा एक मैथ का सिलेबस है मैथ्स वाले बच्चों के लिए। तो ये बहुत डिटेल्स में है, इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स तो वहाँ पे हम बताएंगे आप लोगों को फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही जानना जरूरी है आपको कि डिफरेंशिएशन में हम किसी एक फंक्शन का चेंज किसी दूसरे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं और हम निकालते हैं डेरिवेटिव्स, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी हमने डिफरेंशिएट कर दिया उसको, एक का चेंज दूसरे रिस्पेक्ट में देख लिया, वो भी कब? इंस्टेंटेनियस। दूसरा इंटीग्रेशन क्या हुआ? हमने एरिया निकाला अंडर द कर्व। कैसे निकाला? मैंने छोटी छोटी पट्टियों को, यानी कि स्लाइड को ऐड किया एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक, और हमें पूरा फंक्शन के अंडर द कर्व एरिया निकल गया, पूरा बाउंडेड रीजन का एरिया निकल गया। या फिर हमें अगर एंटी डेरिवेटिव पता हो, मतलब एक्सेलरेशन पता हो, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी पता हो तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो उसी तरह से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपने इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं इसके लिए फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा और एक एक बच्चे की एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आपके दिल में ख्याल आया हो कि सर ये कैसे होता है, ये क्यों हुआ या ये क्यों नहीं हुआ, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके दिल में जो भी ख्याल आया हो आप उस ख्याल को लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और इसमें जो कुछ भी फील हुआ हो उसे आप अच्छे से फील करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में, यानी 11th में भी आखिरी में और 12th के फिजिक्स और मैथ पूरे दोनों में, मैथ्स में भी, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th एग्जामिनेशन एज वेल एज एनडीए, एयरफोर्स और अदर IIT नीट्स। इन सब एग्जाम्स भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। अगर अभी भी ये समझ ना आया हो, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, अगर अभी भी आपको समझ ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिखिए, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुआ होगा तो आप उस कंफ्यूजन को इस पर जरूर लिखिए और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस 11th 12th का पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री, वो भी स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, फीलिंग के साथ। आपको हर एक चीज दिल से फील होगी। आपको एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। हम हैं आपके साथ, सारे क्वेश्चंस कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, नोट्स भी देंगे, क्वेश्चन सैंपल पेपर भी आपको देंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, आप लोग भविष्य ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप कुछ बन जाते हैं, आपका भविष्य सुधर जाता है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा फीस है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों, मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपना सपना पूरा करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए और कुछ बन के दिखाइए। यही हमारा लक्ष्य है और यही मेरा उद्देश्य है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अलावा वो और कौन कौन सी मैथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो फिजिक्स में काम आती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग में भी बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और वहाँ पर भी बताएंगे हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम्स का इस्तेमाल फिजिक्स में कैसे और कहाँ होता है, और इससे क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।